बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर। लास्ट वीडियो में हमने मियां अली हैदर साहब के साथ डिस्कशन की थी लॉ ऑफ कन्फेशन पे, और इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल के ऊपर। ट्रायल है क्या, क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और किन बातों का ख्याल रखा जाता है। इस सारी बातों पर तफसीलन बात करते हैं और चलते हैं अपने गेस्ट के पास, मियां अली हैदर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमने बहुत सारी बात क्रिमिनल लॉ के टॉपिक से बात की है। अब हम क्रिमिनल लॉ, फौजदारी वकालत के बहुत ही अहम टॉपिक, जो कि आपकी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट होगा, लॉ ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल। बेले शेले तो बड़ी करवा ली हैं, ट्रायल की बात करते हैं। तो बताइए कि क्या है लॉ ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, किस तरीके से कंडक्ट होता है, ताकि जो हमारे यंग लॉ स्टूडेंट्स हैं और यंग लॉयर्स हैं वो भी, उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो कि यार अब एक स्टेप आगे चलते हैं, लिटिगेशन में आते हैं और प्रॉपर ट्रायल कंडक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन विशाल। अच्छा, जब आप ट्रायल की बात करेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपकी ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करता जाऊँ, और ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि मेरे बताने से अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि आपको ट्रायल कंडक्ट करना आ गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर आप ये एज्यूम कर लेंगे कि सर्टन दिस टू दिस प्रोविज़न अगर आप पढ़ लेंगे, उसमें क्योंकि स्टेजेस बताई हुई हैं, ट्रायल होता कैसे वो सारा बताया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको ट्रायल कंडक्ट करना आ गया है, तो बिल्कुल गलत है। Until and unless you put yourself through this process and you do each and everything with your own hands, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई साल ट्रायल करने के बावजूद भी आपको पता चलता है कि नहीं, अभी तो मुझे आता ही नहीं है। सो इस वजह से इस वीडियो का मकसद एक बेसिक, एक आसान अल्फाज में उन स्टेजेस को, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ताकि आपके पास एक रॉ नॉलेज हो, जिसको एक अच्छे और कॉन्क्रीट नॉलेज में उसी वक्त कन्वर्ट किया जा सकता है जब आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे। बिल्कुल। ओके, हैविंग सेड दैट, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी ऑफेंसेस हैं, उनका प्रॉपर एक ट्रायल होता है। ठीक है। जब आप ट्रायल की बात करेंगे तो हमारे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर ब्रॉडली 4 किस्म के ट्रायल हैं। एक ट्रायल है विच इज़ कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, एक ट्रायल है विच इज़ कंडक्टेड बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, हर वो ऑफेंस जिसकी सज़ाए मौत है, या ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेकंड शेड्यूल ने जिसको ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस रखा हुआ, और एक ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट है। वो 7 साल तक उसकी लिमिट है, आपको पता ही है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता, लेकिन वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, और वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, वो भी हम उस पर आएंगे कि 324 की सज़ा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। सो बेसिकली वो अपनी पावर सेक्शन 30 से ड्राइव कर रहा होता है, वो एक अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं उसकी तरफ। और एक आपका स्पीडी प्रोसेस विच इज़ अ समरी ट्रायल, और एक ग्लिम्प्स और हैं इसके, जिसको आप लिटरल सेंस में, स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ प्राइवेट प्रोसिक्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन वो एक आपकी अल्टरनेट रेमेडी का कॉन्सेप्ट है, बाय फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सी इस्तगासा। ठीक। ये सारा कुछ एक बेसिक आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो। ट्रायल की जब आप बात करते हैं, तो आई मस्ट रिकमेंड टू योर ऑडियंस कि ताज़ीरात पाकिस्तान के जो द मोस्ट हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसमें कत्ल भी आ जाता है, जिसमें और भी बहुत से डिकाइटी विद मर्डर आ गया, इस तरह के ऑफेंसेस हैं। बिलखुसूस स्पेशल लॉ में देखें तो 780 आ गया, नारकोटिक के केसेस आ गए। आई वुड रिकमेंड कि आपके जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, इन सीरियस मामले जिनकी सज़ाएँ मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इनको हाथ लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि छोटे ऑफेंसेस में, जो छोटे ट्रायल हैं, आप अपने हाथ को, अपने दिमाग को, अपनी स्किल को, अपने नॉलेज को रिफाइंड और पॉलिश करें उन ट्रायल्स के ऊपर, एंड देन यू स्विच ऑन टू दीज काइंड ऑफ ट्रायल्स। ठीक है।
आपको याद होगा आपने एक लेक्चर इन्वेस्टिगेशन का कंडक्ट किया था, उसके अंदर मैंने सारा डिटेल प्रोसेस आपको बताया था कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है, या कल्मिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस क्या है। सो वो 154 से स्टार्ट होता है प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरता है। एक ट्रायल कंडक्ट करने के लिए जो आपकी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नंबर 1। लेकिन उस इम्पॉर्टेंट रोल से पहले कुछ ऐसे स्टैचूट्स हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी किताबें हैं। इनको पढ़ने के बाद आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और फिर आप उसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जो आपका प्रोसीजर लॉ है उसको पढ़ने के बाद। सो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि हालांकि जितनी भी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में मेरा अपनी बड़ी हम्बल सी नाक़िस सी जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक व्यू ये है कि ये तमाम कंपाइलेशंस हैं, ठीक है, कमेंट्री नहीं है। हालांकि लिखा कमेंट्री होता है, कंपाइलेशंस हैं कि इस इधर से केस लॉ उठाया, इधर से केस लॉ उठाया, उनको एक सिंक किया और एक कमेंट्री बना दी उसकी कि इस प्रोपोजिशन में ऐसे हुआ था, जबकि ये कमेंट्री नहीं है, इट्स अ कंपाइलेशन। बट हैविंग सेड दैट उसके अंदर आपकी जो पाकिस्तान पीनल कोड है महमूद साहब की बहुत अच्छी लिखी हुई है, डिटेल है, वो आप ले सकते हैं। फिर इस तरह CRPC है वो शौकत महमूद साहब की बहुत अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है। और एक अच्छे फौजदारी ट्रायल लॉयर बनने के लिए 4 ऐसी स्टैचूट्स, 4 ऐसी लेजिस्लेशंस, 4 ऐसी किताबें हैं जिनके ऊपर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है, जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड लेजिस्लेशंस हुए हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी कानून शहादत, फिर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 और पुलिस रूल्स 1934 के जो हैं, यस, बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका जो कि आपको ना तो मिलेंगे CRPC में से, ना मिलेंगे आपको किसी और किताब से, वो हैं तो सिर्फ पुलिस रूल्स के अंदर हैं। और कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि पुलिस ऑर्डर ने आके उनको उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया इसकी वजह से। और अगर आपकी कोई हर्ट और कत्ल वगैरह के चैप्टर से रिलेटेड ट्रायल है तो उस सूरत हाल के अंदर आपने अगर मेडिकल एविडेंस को एवेल्यूएट करना है या समझना है तो उसके अंदर हेल्थ रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उनको समझने के लिए। सो उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स है, कानून शहादत है, CRPC है, PPC है, कॉन्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा इस एरिया को जस्टिस फजल करीम साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लोर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल प्रोसीजर को। सो एक अच्छे फौजदारी के लिए ज़रूरी है कि उसको उस एस्पेक्ट को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए। अगर आप प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो दे ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR एंड दे गोज अप टिल टू द सबमिशन ऑफ चालान। FIR दर्ज होने के बाद, जो कि 154 के तहत आपकी FIR दर्ज होती है, उससे पहले भी एक प्रोसीडिंग है जी। अच्छा, कि फ़र्ज़ करें इफ़ एनीथिंग हैपन इन दिस रूम, आपने 15 पे कॉल की, 15 पे कॉल की, 15 वाले उधर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो उधर आया। आने के बाद उसने एक रपट दर्ज की उस फ़र्द बयान के ऊपर जो आपने अपने फ़र्द बयान दिया, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है, और उसके बाद भेज दी गई वो क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर कि आप जाके FIR वगैरह करवाएं। सो इस सारे प्रोसेस के दौरान उस 15 का रिकॉर्ड, उसकी रपट, इसके ऊपर आपकी एक्सेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं बहुत सुपरफिशली टच कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन जो है वीडियो की वो बहुत छोटी है, उसकी वजह से मैं आई विल जस्ट सुपरफिशली टच दैट। उसके बाद वो थाने के अंदर जाके 154 की कार्रवाई हो गई। यहाँ पे पुलिस ऑर्डर 2002 की कार्रवाई शुरू हो जाती है कि पुलिस ऑर्डर 2002 के आने के बाद पुलिस विंग को 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक है ऑपरेशनल विंग जो कि अभी तक का सारा काम किया, और जैसे ही FIR कट जाती है ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को FIR भेज दी जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, वो जाके मौका मुलाहिजा करता है।
ठीक है। मौका मुलाहिजा करता है। और याद रखिएगा कि जब उसने थाने से मौके मुलाहिजे के लिए जाना है तो अपनी रपट रवानगी लिख के जानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये जो अल्फाज मैं बोलता जा रहा हूँ इन सब का क्रॉस एग्जामिनेशन में रेलेवेंस बनेगी सारी की सारी। ठीक है। सो रपट रवानगी दर्ज करके वो मौके पे चला गया। मौका मुलाहिजा करने के बाद उसने अगर कोई बंदा मर गया है तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी या उसकी जो मजरूब हुआ है उसको भेज दिया जाएगा फॉर मेडिकल एवेल्यूएशन टू दी हॉस्पिटल। और उसके अलावा मौके से बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने मौके से बनाने, जिसके अंदर तमाम की तमाम फ़र्दात हैं, तमाम की तमाम फ़र्दात की जब मैं बात करूँगा उसमें फ़र्द मकबूजगी हो सकती है, उसके बाद फ़र्द शनाख्त हो सकती है, उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ से मट्टी खून आलूद ली जा सकती है, वहाँ रुई के से सुराग इकट्ठे किए जा सकते हैं, खोल चलीदा हो सकते हैं, कोई खोल नहीं चले वो हो सकते हैं, और बहुत सारी जितनी भी, वो डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उसकी तमाम की तमाम फ़र्दात को मुरतब किया जाता। और अगर उसके बाद अगर उसकी बॉडी को भेज दिया या मेयो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, यहाँ भी पोस्टमार्टम वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अब वो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपके कहने पे पोस्टमार्टम कंडक्ट कर दें, उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है। अगेन वो पुलिस रूल से निकलता है कि डॉकेट जारी करवाई जाती है एसपी ऑफिस की तरफ से कि इसका पोस्टमार्टम कंडक्ट किया जाए। एमएलसी होगा, अगर कोई मजरूब हो गया उनके एमएलसी होने हैं, उसकी बाबत बाकायदा डॉकेट निकाली जाती है। सो ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ करने के बाद, जो कि और भी बहुत सारी डिटेल्ड स्टेजेस हैं, मैं इन सब को सिर्फ जल्दी में समराइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको लेके आना 173 के ऊपर। ठीक है। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मुल्ज़मान को अरेस्ट करना है, 161 के स्टेटमेंट लिखने हैं, 160 में तलब करना है जिस बंदे को वो आईओ समझता है कि इनको एक्वेंटेंस है किसी भी किस्म की एविडेंस से रिलेटेड, उनको आपने वहाँ पे बुलाना है। बुलाने के बाद इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद फाइनली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थ्रू द स्टेशन हाउस ऑफिसर सबमिट्स अ चालान बिफोर द प्रोसिक्यूशन एजेंसी विच इज़ पंजाब प्रोसिक्यूशन। ठीक है। पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट के आने से पहले ये वाला जो डिपार्टमेंट था ये एक लिम था पुलिस डिपार्टमेंट का, जिनको पुलिस के ऑफिशल्स जो हुआ करते थे वो अदालत के अंदर पुलिस वालों के जो सरकारी वकील हुआ करते थे वो इसको प्रोसिक्यूट किया करते थे। लेकिन दैट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से उस वक्त की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक प्रोसिक्यूशन एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया 2006 में, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच एक नई ब्रांच अलहदा से उन्होंने जो है वो खड़ी कर दी। और उसके अंदर प्रोसिक्यूशन एक्ट, पंजाब प्रोसिक्यूशन एक्ट का जो 97 है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जिसको कहा जाता है चालान की स्क्रूटनी की जाती है। ठीक है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो तमाम के तमाम चालान की स्क्रूटनी करता है, उसको देखता है कि क्या क्या एविडेंस इकट्ठी की है, कौन सी की जानी चाहिए थी, तो वो उसको कह सकता है कि इसके अंदर ये वाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरे ऑब्जेक्शन हैं, इनको ठीक करें, यानी वो अपने ऑब्जेक्शन वगैरह रेज कर सकता है और वो स्क्रूटनी करता है। यहाँ पे जब 173 की रिपोर्ट सबमिट हो जाती है और चालान सेंड टू कोर्ट हो जाता है, याद रखिएगा चालान का प्रोसिक्यूशन के पास जमा होना और उसके बाद उसका कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास फिक्स होने के दरमियान भी बहुत सारी स्टेजेस हैं। अच्छा। केस हाजिरी में चल रहा है, चालान नामुकम्मल है, जैसे 173 के अंदर लिखा हुआ है कि विद इन 14 डेज आपने चालान सबमिट करवाना है, वो नामुकम्मल चालान जमा हो जाता है, नामुकम्मल चालान है, कुछ मुल्ज़मान अरेस्ट हो चुके हैं, कुछ की हद तक 512 की कार्रवाई होनी है, जो इस वजह से एज्यूमिंगली कि एक मुकम्मल चालान जो है वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास जमा हो गया। लेकिन इन बिटवीन और बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस भी हैं, आई विल नॉट गो इनटू दोज स्टेजेस। ठीक है। एक अच्छे फौजदारी लॉयर के लिए ज़रूरी है चालान को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप चालान को देखें तो इसके 7 खाने, ठीक है, और हर खाने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जैसा फॉर एग्जांपल खाना नंबर 1 होता है मुद्दई का नाम, वल्दियत, कास्ट, शनाख्ती का नंबर, डिटेल एड्रेस, एवरीथिंग। खाना नंबर 2 इज़ अ वेरी क्रूशल वन, और खाने नंबर 2 की एवेल्यूएशन कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ये इसकी
जो कलर ऑफ इंक है जो यूज़ की गई है उससे जो है वो पता चलता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर लाल रंग से अली हैदर का नाम लिखा हुआ है तो आप समझ लें कि इस मुकदमे में ये इश्तिहारी है। इश्तिहारी है, लाल रंग का मतलब इश्तिहारी है। अच्छा, और अगर वहाँ पे नाम क्या कहते हैं वो नीली और काली स्याही से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि बंदा जो है वो इसके अंदर बेगुनाह है। अगर काली और नीली लिखाई से वो बेगुनाह है। अच्छा, जो कॉलम नंबर 2 के अंदर नीली और काली स्याही से लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि पुलिस के पास कोई प्लॉजिबल मटीरियल एविडेंस नहीं है इसके अगेंस्ट। ठीक है। और कॉलम नंबर 3 के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको गुनहगार किया हुआ है। सो ऑन एंड सो फोर्थ इस तरह होता है। तो ये आपको कलर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है किस मुल्ज़म का क्या रोल है, किस तरह है और क्या पुलिस की तो इन्वेस्टिगेशन। ये कोई रूल है? अगेन पुलिस रूल्स सर, पुलिस रूल्स यस, इट इज़ ऑल डिफाइंड इन पुलिस रूल जो 1934 के हैं उसके अंदर बाकायदा बताया गया हुआ है। क्योंकि जो ज़ाब्ता फौजदारी में सेक्शन 173 का लिखा हुआ पुलिस रिपोर्ट है और हम इसे अमूमन चलान का नाम देते हैं। तो यू गो बैक टू और इसका किस तरह होगा, किस तरह लिखा जाएगा, उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ता है पुलिस रूल्स 1934। और अगर मेरे जैसा नालायक वकील फोटोकॉपी करवा ले चलान की, सारा कुछ ही ब्लैक में आ जाए। एग्जैक्टली यस, यही तो चीज़ होती है देखने वाली। ठीक है। और अमूमन वो करते क्या होता ब्लैक में लिखा होता है लेकिन उसको ऊपर नीला रंग लगाया होता है, उसको सर्कल किया होता है, उस कॉलम नंबर 2 को ब्लू से, रेड से और ब्लैक से उसको इस तरह किया होता है। तो यू कैन ईजीली आइडेंटिफाई। और जो नाम होते हैं उनके आगे वो पॉइंटर्स दिए होते हैं, पॉइंट्स लगाए होते हैं और जो अच्छे तफ्तीशी होते हैं वो बाकायदा उससे लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वो स्टेज है जहाँ पे जो एक फौजदारी ट्रायल है वो 2 हिस्सों में, यानी फौजदारी ट्रायल के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 2 हिस्सों में बाइफरकेट हो जाते हैं। एक फाइल जिसको कहा जाता है जुडिशल फाइल, ठीक है, और एक फाइल बनती है पुलिस फाइल। अच्छा, जुडिशल फाइल के अंदर हम आते हैं क्या है, जो पुलिस फाइल है ना इसकी एक्सेस अमूमन हर फौजदारी वकील के पास होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तफ्तीश होती है, ज़िम्निया। हाँ, ज़िम्निया 172। सो मैं फॉर अ रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि एक लॉयर के पास बाय लॉ ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट, ठीक है, क्योंकि वो प्रिविलेज कन्वर्सेशन है एंड दैट इज़ ओनली फॉर द कोर्ट, नॉट फॉर द प्रोसिक्यूटर, नॉट फॉर द डिफेंस काउंसिल। अच्छा, जो जुडिशल फाइल है, जस्ट टेल मी एज पर योर ओन एक्सपीरियंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स 173 रिपोर्ट कैन पोजेस? I suppose कि witnesses की statements 161, evidences के जो फर्द हैं नहीं 5, 6, 7, ठीक है। अगेन ये डिपेंड करता है मुकदमे की नौयत के साथ। जनरली जो चीज़ें उसके साथ होती हैं 173 के साथ 161 के स्टेटमेंट्स हैं, फ़र्द बयान की कॉपी होगी, तमाम की तमाम फ़र्दात होंगी, FIR अगर कोई शनाख्त परेड हुई है वो डॉक्यूमेंट वो होगी, उसके बाद क्या कहते हैं रिकवरी मेमोज़ होंगे, उसके बाद क्या कहते हैं कोई वो, उसके बाद फ़र्द शनाख्त हो सकती है, सज़ा स्लिप हो सकती है, उसके बाद फ़र्द शनाख्त हो सकती है, उसके बाद क्या कह सकते हैं कि कोई मैकेनिकल इंजरी है तो वेपनरी से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, अगर कोई मंशियात हैं तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आ जाएंगी, PFSA की रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारी की सारी आ जाएंगी, यानी 164 के स्टेटमेंट आ जाएंगे, पोस्टमार्टम्स वगैरह। सो इट कैन गो अप टू 60 to 65 डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अगेन एवरीथिंग जो इन्वेस्टिगेशन है उसका पूरा क्रक्स उसके अंदर है, पूरा क्रक्स। ओनली द डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन नॉट हैव इज 172, ठीक है, बाकी उसके अलावा सब कुछ। अगर फ़र्ज़ करें, ये आपको मज़े की एक बात बताऊं, ये फ़र्ज़ करें मेरे ऑफिस से बाहर निकले और यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया और आप चले गए किसी को इंजर करके और आप भाग गए, हिट एंड रन आपने किया, अब ये कैसे पता चले कि किसकी गाड़ी थी? आपको पता होगा पूरे लाहौर के अंदर कैमराज लगे हुए हैं, सेफ सिटी वाले, ये एक अथॉरिटी बन चुकी हुई है। उसके अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट के अंदर बाकायदा आपको बताया गया है कि आपने वीडियो अगर लेनी है तो वो कैसे लेनी है, उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, और यहाँ पे कानून शहादत का आर्टिकल 164 मॉडर्न डिवाइसेस वाला वो भी एप्लीकेबल हो जाता है।
तो वो उसको लेने के तरीक़ाकार की बाबत रबट, वो ये सारे के सारे, फिर जो आपका रजिस्टर नंबर 19 है, रजिस्टर नंबर 21 है, कि बहुत सारी वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि और ये जो 15 की कॉल होती है, इसकी रिपोर्ट होती है बाकायदा, ये डॉक्यूमेंट भी आप ले सकते हैं। सो मीनिंग देयर बाय इट कैन गो अप टू 60 to 65 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एंड दोज डॉक्यूमेंट्स, most of them are dealt by the police order or police rules 1934 or any other special authorities or act made subsequently. ठीक है। So यहाँ पे आपने जो काम करना है, जो हमने अपने सीनियर से सीखा, कि जुडिशल फाइल को बिल्कुल अलहदा कर दिया, 161 के स्टेटमेंट्स को एक अलहदा कर दिया, और पुलिस फाइल को, सिंस यू कैन हैव इट, तो उसको आपने अलहदा रख दिया। आपने फाइल को बाइफरकेट कर दिया 3 हिस्सों। सो जुडिशल फाइल को एवेल्यूएट करना, समझना, जब ये कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के पास आ जाती है, तो सबसे पहली स्टेज जो आती है वो 265C की स्टेज आती है, और इसके अंदर पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 7 दिन पहले आपको प्रोवाइड कर दी जानी है मुलज़म को या उसके काउंसिल को, और बड़ी वो रेडेबल कंडीशन में होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, वो उसको प्रोवाइड कर दी जानी है। उसके बाद जब आपकी कॉपियाँ तकसीम कर दी जाती हैं, तो उसके बाद आपके पास फ़र्द जुर्म की स्टेज आती है 265D की स्टेज, और साइमल्टेनियसली आप वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में देखें तो ऑनवर्ड प्रोविजन है। फ़र्द जुर्म के कॉन्सेप्ट को और इस साइंस को समझने के लिए आपको CRPC के सेक्शन 221 ऑनवर्ड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चार्ज को लिखा कैसे जाएगा, चार्ज को बनाया कैसे जाएगा, उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ऑफेंस कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, अमेंडमेंट ऑफ चार्ज क्या है, जॉइंडर ऑफ चार्ज क्या है, वो पूरी की पूरी एक डिबेट है जो 221 ऑनवर्ड्स है। आप उसको यू मस्ट एडहर टू, और वो उसके लिए ज़रूरी है। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल निटी-ग्रिटी, अगर आप उस चैप्टर को देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जी चार्ज फ्रेम कैसे किया जाए। ठीक है।